गुड मॉर्निंग एवरीवन। होली हो गया। अब आगे की तैयारी हम लोग स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स के डेली मॉर्निंग सीरीज को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके लिए, होली के बाद किसके द्वारा यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2024 को असंवैधानिक करार दिया? असंवैधानिक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, वक्फ बोर्ड, इनमें से कोई नहीं। अब चूंकि उत्तर प्रदेश का मामला है तो उत्तर प्रदेश का मामला है, इसलिए आप बी आराम से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ऐसा किया है। यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 2024 नहीं सॉरी 2004 है। 2004 को इन्होंने नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। इसके पीछे इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस बेंच का है कि इसके अंदर आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21A और यूजीसी का जो सेक्शन है 22, यूजीसी सेक्शन 22, यूजीसी का सेक्शन 22 इनका उल्लंघन है। और इन्होंने इस कोर्ट में ये कहा गया कि अगर आप सिर्फ फारसी, उर्दू ये सब पढ़ाते हो तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर फिर समानता का अधिकार जो है, इक्वलिटी, उसका भी खंडन होता है। तो यहाँ पे ये कहा गया मदरसा को लेकर, क्योंकि आपको पता है इस फैसले से 16,513 के आसपास मदरसा है राज्य में, उन पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसमें से 560 ऐसे मदरसा है जिसको राज्य के द्वारा डोनेशन भी मिलता है। तो यहाँ पे अदालत ने कहा कि जो मदरसे में जो भी स्टूडेंट हैं वो मदरसा लाइक अ स्कूल उनको पढ़ाए, सब कुछ पढ़ाए जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस होता है, और उसके बाद मतलब एक तरह से स्कूल ही है। लेकिन इन्होंने एक और गाइडलाइन जारी किया है। दरअसल जारी ये गाइडलाइन किया है कि जो भी मदरसा के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं तो सरकार को यहाँ पे आदेश दिया गया कि मदरसा में जो पढ़ रहे हैं अपना पढ़िए, लेकिन मदरसा के बच्चों को आपको स्कूल के अंदर भी शिक्षा देनी है, जो कि सरकार के अंदर एक पूरे उत्तर प्रदेश में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन देना है। इसको लेकर अब जो भी बच्चे मदरसा में प्राइमरी लेवल पे हैं, हाई स्कूल के लेवल पे हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, उनको फिर राज्य के अलग अलग स्कूलों में शिफ्ट किया जाए, वहां पे भी उनका एजुकेशन चले, ऐसा आदेश इसमें दिया गया है। क्लियर हो गया? आर्टिकल याद रखिएगा। भारत के द्वारा हाल ही में उन्नत ड्रोन रक्षा प्रणाली तैनात की गई है किस देश के सामने, किस देश की सीमा पे? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और चीन। तो आपको सबको मालूम होगा, आंसर इज डी। आंसर इसका होगा डी, यानी चीन। देखो दरअसल हुआ यह है कि भारत का बिल्कुल डोमेस्टिक स्तर पे डेवलप किया हुआ इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन और इंटरडिक्शन सिस्टम, इसको इन्होंने भारत का जो नॉर्दर्न सीमा है जो चीन से लगता है उसको मजबूत करने के लिए इन्होंने वहां पे इसको स्थापित किया है। और इसको लेकर जैसे डीआरडीओ है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा विकसित मार्क 1, ठीक है, मार्क 1 वेरिएंट IDD एंड IS जो इंडियन टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, उसको वहां पे रखा गया है, जिसके कारण जो बहुत सारी गतिविधियां हैं चीन की उस पर निगरानी रखी जा सकती है, उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है भविष्य में। और इसके साथ साथ डीआरडीओ के द्वारा अभी ड्रोन से जो खतरा है उससे निपटने के लिए बहुत ही पावरफुल माइक्रोवेव और हाई एनर्जी वाला हथियार विकसित किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी आपको पता है जो फ्यूचर लड़ाई हम लोग की होनी है किसी भी देश के साथ, तो वो टेक्नोलॉजी की लड़ाई होगी, सबको पता है ये बात। तो उसी टेक्नोलॉजी की तैयारी चल रही है। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने कौन पहले भारतीय खिलाड़ी बने जिन्होंने T20 में 12,000 रन पूरा किया? अब इसके लिए आपको बताने की जरूरत नहीं है कौन होंगे, नाम भी बताने की जरूरत नहीं है। आंसर इज ए, विराट कोहली 12,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने। तो आपके मन में आना चाहिए फिर उसके बाद कौन है, तो उसके बाद है रोहित शर्मा जिन्होंने 11,156 11,156 रन बनाया है, दूसरे भारतीय हैं। तो क्या ये सबसे ज्यादा दुनिया में रन बनाने वाले हैं? नहीं, तो दुनिया में बनाने वाले का नाम सबको मालूम है, और वो है वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर क्रिस गेल। क्रिस गेल ने कितना रन बनाया है? तो क्रिस गेल ने 14,562 टोटल अभी रन बनाया है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान के शोएब मलिक है। शोएब मलिक ने 13,360 रन बनाया है। तीसरे नंबर पे वेस्ट इंडीज के ही कीरोन पोलार्ड हैं
और किरोन पोलार्ड जो है 12,900 रन बनाए हैं। तो इस तरह से, और 12,000 रन बनाने वाले विराट कोहली भारत चौथे नंबर पे है, 5वें नंबर पे रोहित शर्मा। तो इस तरह से ये फैक्ट है। और इन्होंने इसको पूरा बनाने में 7 शतक लगाया है और 50 अर्धशतक लगाया है। तो इस तरह से ये रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज हुआ है। हाल ही में किस कंपनी के द्वारा वियतनाम में 2 नवीकरणीय रीन्यूएबल एनर्जी को बनाने के लिए $400 मिलियन देने की घोषणा की गई है? किसके द्वारा? आंसर ऑप्शन है सेल, पेप्सिको, एल&टी एंड एनटीपीसी। क्या होगा आंसर? आंसर को गेस करना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि आपका आंसर है बी, पेप्सिको की बात हम कर रहे हैं। पेप्सिको वियतनाम बेवरेज सहित 60 से अधिक अमेरिकी जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनकी यात्रा के दौरान पेप्सिको ने क्या किया, वियतनाम में 2 इस तरह के रीन्यूएबल एनर्जी बनाने के लिए एक वादा किया है कि हम आपको $400 मिलियन देंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, चूँकि पेप्सिको आपको पता है अमेरिकी फूड एंड ड्रिंक्स रिलेटेड पेप्सिको एक कंपनी है, और वो कंपनी जो खाने पीने की चीज़ ड्रिंक्स बनाती है, और वो कंपनी यदि वियतनाम में $400 मिलियन निवेश करके वहाँ रीन्यूएबल एनर्जी की बात कर रही है, तो थोड़ा सा अलग फैक्ट हो गया ना, याद करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इतना काफ़ी है, अभी जब आगे इस पर बात होगी तो हम लोग करेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से किसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है? 50वीं। मनरेगा, चिपको, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। तो आंसर इज बी। क्या है? चिपको आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1973। और आपको पता है ऐसे कोई भी फैक्ट्स जिसका 25 ईयर, 50 ईयर या 100 ईयर पूरा होता है तो वहां से सवाल आने की संभावना होती है। 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। 1973 में स्टार्ट हुआ था, पेड़ काटने के खिलाफ शुरू किया गया था। चिपको का मतलब होता है चिपक जाना। गांव के लोग उस पेड़ के साथ चिपक जाते थे ताकि उसको काटा नहीं जा सके। और इस चिपको आंदोलन, बेसिकली ये जो आंदोलन था वो राजस्थान में बिश्नोई समुदाय पेड़ की रक्षा के लिए खड़े होते थे। उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर उत्तर प्रदेश के अंदर जो उत्तराखंड था वहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया था। तो ये सारे फैक्ट्स हैं। यहाँ पे जिनका नाम आता है 1973 के लिए, तो एनवायरमेंटलिस्ट भी थे और सोशल एक्टिविस्ट भी थे, जिनका नाम था चंडी प्रसाद भट्ट साहब। तो चंडी प्रसाद भट्ट ने इसको स्टार्ट किया था मंडल गांव के पास से। धीरे धीरे करके इनका असर हुआ और लोग पेड़ को पकड़ लेते थे। हाल ये हुआ था उस समय, उस दौरान, कि कई बार उनको डराने के लिए पेड़ सहित गांव वालों को काट दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे महिलाएं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुई, महिलाएं इन्वॉल्व हुई और ये चीज़ें रुकी। तो इसको लेकर चिपको आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। अब आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद हाल ही में कार्लोस सैंज ने किस ग्रांड प्री को जीता है? ठीक है, किस ग्रांड प्री को जीता है? ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, स्विट्जरलैंड, अमेरिका। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री को फेरारी के कार्लोस सैंज ने जीता है। अब यहाँ पे याद रखिए, इनके साथ हुआ था कुछ 2 ही सप्ताह पहले, इनकी सर्जरी हुई थी एक अपेंडिक्स की, और 2 सप्ताह के बाद ये आए और सीधा इन्होंने जीत दर्ज कर ली। तो ये फैक्ट है, इतना काफ़ी है इससे रिलेटेड। S&P ग्लोबल 2024 की जो दूसरी रिपोर्ट आई है, सेकेंड क्वार्टर की जो रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग 2025 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी होगी? कितने का उम्मीद है? 7%, 6.8%, 7.9%, 6.1%। क्या होगा आंसर? तो आंसर इसका होगा बी, 6.8%। अभी S&P ग्लोबल की जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा 2025 में जीडीपी जो है वो 6.8% हो जाएगा, ऐसा इन्होंने। अब ये सब आता ही रहता है। एक्चुअली 75 बेस अंक का इन्होंने कटौती किया है, उसको लेकर मुद्रास्फीति काफ़ी कम रहेगा,
राजकोषीय घाटा कम रहेगा। इन सब को लेकर इन्होंने एक अनुमान लगाया है 6.8% का। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। फूल बहादुर, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। फूल बहादुर, अब फूल बहादुर है क्या, किससे संबंधित है? क्या ये सेना के अधिकारी हैं? क्या ये उपन्यास है? ये गुलाब के फूल का बगीचा है? या कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन है? फूल बहादुर, देखो ये फूल बहादुर है उपन्यास, नोवेल। अब फूल बहादुर थोड़ा सा यूनिक लग रहा है, तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से अभी समझेंगे। फूल बहादुर पहला मगही का ऐसा पहला उपन्यास है, ऐसा पहला नोवेल है जिसको ट्रांसलेट किया गया है अभय के द्वारा। तो आपसे पूछे फूल बहादुर क्या है, तो फूल बहादुर एक उपन्यास है, मगही में लिखा गया है। इसको अभय के द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। पहला मगही उपन्यासकार फूल बहादुर का अंग्रेजी ट्रांसलेशन हुआ। अब सवाल ये उठता है कि ये फूल बहादुर जो है वो जयनाथ पति का लिखा हुआ है। ये जो फूल बहादुर है ना उपन्यास, इसके ओरिजिनल राइटर जयनाथ पति हैं। 1928 में ही इसको लिखा था, कोई खास ध्यान इस पे गया नहीं। फिर बाद में अभय के ने इसको इंग्लिश में जब ट्रांसलेट किया तब जाके ये लोकप्रिय हुआ। सवाल है इसके अंदर स्टोरी क्या है, तो इसको अभी छापा किसने, तो पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा, पेंगुइन जो हाउस है उसके द्वारा छापा गया है। इसमें कहानी कहाँ की है, तो कहानी चूंकि मगही की बात है तो बिहार की बात होगी, नालंदा की बात होगी, और नालंदा के एक में शहर है, एक है बिहार शरीफ, एक्चुअली हेडक्वार्टर है। तो बिहार शरीफ की कहानी है जहाँ पे एक मुख्तार समताल करके व्यक्ति हैं, वो हैं, एक नवाब है, एक वेश्या है, एक सर्कल अधिकारी है, उनके बीच के शोषण की कहानी है यहाँ पे। और मुख्तार जो है, जिसका नाम मुख्तार है, जो रियल मेन कैरेक्टर है, वो उसका टारगेट ही है राय बहादुर की उपाधि प्राप्त करना। तो इसी पेरीफेरी में ये चीज़ें घूमती है। और अभय के की बात करें तो ये बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं और इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, 100 से अधिक किताब आदि का इन्होंने इसको लिखा है, और इनको काफ़ी सारे अवार्ड्स ऑलरेडी पहले मिल चुके हैं। तो क्लियर है, फूल बहादुर, दिक्कत नहीं होगी अब। हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा भारत के किस प्रोफेसर के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है? नाम उनका क्या है? रामेश्वर राणा, शिव शंकर, जयंत मूर्ति, रमन पाल। तो आंसर इज सी, जयंत मूर्ति। अब आपके मन में आएगा कि ये जयंत मूर्ति ने ऐसा क्या कर दिया, हम लोगों ने तो कभी सुना नहीं। तो कोई सुनता नहीं है, ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ महान साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है। अब जयंत मूर्ति को IAU ने, यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा ये सम्मान दिया गया जयंत मूर्ति को। अब इसका नया जो क्षुद्र ग्रह है उसका नया नाम क्या है, पहले ये देख लो, 2158884 जयंत मूर्ति। अच्छे से याद कर लीजिए, 2158884 2158884 ऐसे करके याद कीजिएगा और साथ में जयंत मूर्ति लगा दीजिएगा। ये क्षुद्र ग्रह है, चूंकि एस्ट्रॉयड है तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में ही राउंड करता है, और 3.3 साल 3.3 ईयर ये लेता है करने के लिए। अब सवाल ये उठता है, ये प्रोफेसर मूर्ति कौन है? देखिए, प्रोफेसर मूर्ति जो हैं वो 2021 में IIA से वो रिटायर्ड हुए हैं, मतलब भारतीय खगोल भौतिक संस्थान से रिटायर्ड हुए हैं। वहाँ डायरेक्टर के रूप में उन्होंने काम किया था, और इनका योगदान इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, तो नासा का जो न्यू होराइजन साइंस टीम था उसमें इनकी भागीदारी थी। तो सूरज के बाहर में कोरोना के आसपास पहुंच, सूरज के आसपास जो और प्लेनेट हैं उनकी बात करना, उस पर क्या इम्पैक्ट आता है, अल्ट्रा वायलेट रे का क्या इम्पैक्ट आता है, इन सब में इनका बड़ा योगदान था। और जो ये सम्मान इनको मिला है, तो इस सम्मान इसके पहले ये तो डायरेक्टर थे ना IIA के जो डायरेक्टर थे, इसके पहले MK वेणु बप्पू और JC भट्टाचार्य को ऑलरेडी मिल गया।
ये तीसरे हैं जिनको ये सम्मान मिला है मूर्ति साहब को, जयंत मूर्ति जिनका नाम है। आगे चलते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसके प्रति गंभीर खतरे से निपटने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की बात की? एशियाई शेर, रॉयल बंगाल टाइगर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और भारतीय गिद्ध। आंसर इज सी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आपको पता है भी डी.वाई. चंद्रचूड़ ने मतलब सबका कचूमर निकाल के रखा है। हमारे चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व में इन्होंने तो आफत मचा दिया है सब पे। इन्होंने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को खतरे से निपटने के लिए एक टीम बना दी है। ठीक है, इसमें टीम बना दी है। और यहाँ पे एक और चीज कही गई है, मतलब यहाँ पे बेसिकली इनको ये कहा गया है कि गुजरात और राजस्थान के बीच में जो हाई टेंशन की तारें जा रही है ना, बिजली की जो हाई टेंशन वाली तारें हैं, उससे टकरा के इनको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। उससे इनकी पूरी प्रजाति को विलुप्त होने का खतरा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे। तो उनको बताना है कि ऐसा क्या किया जाए जिसके कारण इसको बचाया जा सकते, ये सजेशन उनके द्वारा दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा दिक्कत अभी बहुत लंबे समय से ये चल रहा है और इसको लेकर सरकार ध्यान नहीं दे रही थी, तो इन्होंने इसको लेकर एक कमेटी गठित कर दी। एक रुपए स्मार्ट कुंजी श्रृंखला में फ्लैश पे, पहले फ्लैश पे क्या है उसको उस पर बात कर लेते हैं। तो फ्लैश पे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक, फेडरल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक। आंसर क्या होगा? देखो इसका आंसर होगा बी, फेडरल बैंक। देखिए फेडरल बैंक ने एनपीसीआई के साथ मिलकर पेमेंट के लिए, भुगतान के लिए सक्षम एक रुपए स्मार्ट कार्ड निकाल दिया है। और उसके अंदर है क्या, खासियत क्या है इस फ्लैश पे की, कि बिना किसी पूंजी की, बिना किसी पिन के 5,000 रुपए तक निकाले जा सकते हैं, बिना किसी इसके लिए। तो अब इसमें होगा क्या, जैसे मेट्रो स्टेशन है, पीओएस है, पॉइंट ऑफ सेल, उन सब जगह पे सिर्फ टैप करके, यानी सिर्फ चिपका के 5,000 रुपए तक निकाला जा सकता है, किसी पिन की जरूरत नहीं है। 5,000 से अधिक किसी को निकालना है फिर पिन की जरूरत पड़ेगी। और डेली का इसका 1,00,000 रुपए तक का लिमिट तय किया गया है। तो इसके कारण आसान हो जाएगा ट्रांजेक्शन करना, इसीलिए इसको किया गया है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस देश में आधुनिक अस्पताल की स्थापना की गई है? मॉडर्न हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। दरअसल चीन, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। तो आंसर होगा सी, भूटान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटानी समकक्ष यानी सेरिंग टोब्गे दोनों ने मिलकर भूटान की राजधानी थिम्पू में एक मॉडर्न हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। और इस हॉस्पिटल में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। इस हॉस्पिटल का नाम है ग्याल तशुइन। इसको ऐसे लिखोगे आप। और इसको लेकर ना जो डिटेल नोट्स है वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। ग्याल तशुइन, ठीक है। जेत्सुन, पेमा, वांगचुक। अब इतना कितना याद रखोगे? तो ग्याल सुएन, जेत्सुन, पेमा, वांगचुक मातृ और शिशु अस्पताल, इसको लेकर इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। मतलब भारत ने बड़ा सहयोग किया है। 150 बिस्तर वाला मॉडर्न तकनीक से तैयार 22 करोड़ का इसका पूरा परियोजना था। तो 22 करोड़ वाला तो पहले ही 2019 में चालू हो गया और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके इन दोनों देशों के बीच में सहयोग। आपको पता है कि भारत और भूटान के बीच में बहुत बड़ा, मतलब बहुत बढ़िया रिलेशन है और ऑलमोस्ट खर्च भारत उनका उठाता है। और ये भी बड़े भाई होने के नाते, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अगले सवाल पे। वो सवाल ये है कि भारत का प्रतिष्ठित अमूल ब्रांड किस देश में अपना ताजा दूध उत्पाद लॉन्च करेगा? अमूल किस देश में? स्विट्जरलैंड, अमेरिका, जर्मनी, थाईलैंड। तो इसका आंसर होगा, पता है कहाँ? सोचो, बी। आंसर इज बी। अमूल कमाल करने वाला है। इंडिया में तो जो किया सो किया ही। अब इंडिया के बाहर अमेरिका में
अमूल दरअसल गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ पहली बार अमूल अमेरिका में, और वो भी ताज़ा दूध, ठीक है, ताज़ा दूध वहाँ पे भी लॉन्च करेगा, और ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि ताज़ा दूध के 4 वेरिएंट होंगे, और दूध को कलेक्ट करना, प्रोसेसिंग करना, इन सब का काम MMPA के द्वारा किया जाएगा, और उसके बाद अमूल का ताज़ा दूध वहाँ पे बिकेगा। अभी स्टार्टिंग में जो ताज़ा दूध है वो कुछ सर्टेन देश के सर्टेन इलाके में मिलेगा, लाइक न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, शिकागो, वाशिंगटन, डल्लास, टेक्सास, ऐसे कुछ शहरों में अब ये मिलेगा। धीरे धीरे करके इसको बढ़ाया जाएगा। इसको लेकर लगभग मतलब यहाँ पे ये टारगेट है कि लगभग 55,000 करोड़ रुपए का जो कारोबार हासिल किया है इन्होंने, तो उसको लेकर माने एक अच्छी खासी ग्रोथ है, और इसको लेकर ये अमेरिका में इन किए हैं, और इनको उम्मीद है कि कुछ एक सालों में ये अमेरिका में भी एक अच्छे ब्रांड के रूप में जाने जाएंगे। भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदान को आसान बनाने के लिए किस ऐप का यूज किया गया, किस नाम से ऐप बनाया गया है? सुदृढ़, सक्षम, योग्य या मदद? तो आंसर इज सक्षम, बी, सक्षम। देखिए इसमें होगा क्या, जो 85 प्लस वाले हैं, 85 वर्ष से अधिक के हैं, या जो 40% से अधिक हैंडीकैप हैं, तो 40% से अधिक विकलांग या दिव्यांग हैं, या 85 प्लस के हैं, तो फिर वो मतलब उनको वोट देना आसान बनाता है ये। इनको अपने घरों से आराम से वोट डालने की अनुमति मिलता है, और हर आपको पता है नॉर्मली जो सक्षम ऐप है वो दिव्यांग को वोटिंग देना आसान किया है, और जो उपयोग करेंगे तो मतदान केंद्र पे उनको अलग अलग सुविधाएं मिलेंगी, लाइक उनको व्हील चेयर मिलेगा, उसको वॉलेंट्री मिलेगी, आराम से जाके वो जल्दी ट्रैवल सुविधा मिलेगा, परिवहन सुविधा मिलेगी, आराम से जाके वो जल्दी से वोट डाल पाएंगे। तो ऐसी कई सुविधाएं इसके थ्रू इनको मिलने वाली है। यानी इनको घर से ही लाया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। तो जो भी सक्षम ऐप पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे दिव्यांग एंड बुजुर्ग, तो उनको ये सारी फैसिलिटी मिलने वाली है। हो गया। चलिए अब आपका आज का क्लास पूरा, आज का जो करंट अफेयर्स है वो पूरा हुआ। हम लोग इसी के साथ कंटिन्यू बने रहेंगे, और करंट अफेयर्स के नोट्स भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। मिलते हैं कल सुबह।